everyone, this is Priya Vashni and I welcome you all to a new session. So, in the previous session हम लोगों ने देखा था about the चंपारण सत्याग्रह. इस वीडियो में हम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में जानेंगे. तो again I'll try to narrate it as a story only so that जो ये आप लोग ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएं एंड ज्यादा से ज्यादा इस चीज को याद रख पाएं, राइट? ओके. सो सबसे पहली चीज, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुई थी और इसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी बोलते हैं. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसको क्यों फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बोला जाता है. बट उससे पहले लेट अस फर्स्ट सी द लोकेशन ऑफ अहमदाबाद. एज वी ऑल नो दैट इट इज सिचुएटेड इन गुजरात. ठीक है, तो ये बेसिकली लोकेशन थी वेयर अहमदाबाद इज लोकेटेड. तो यहाँ की बात हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं, राइट? ओके. तो इशू क्या था? सबसे पहले एग्जैक्टली मिल स्ट्राइक के बारे में समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, राइट? तो हुआ क्या कि 1917 में बहुत ज्यादा हैवी मॉनसून की वजह से जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से एंड डिस्ट्रॉय हो गई थी और इसके साथ साथ एक प्लेग एपिडेमिक भी वहां पे आ गया था. अब उस एपिडेमिक की वजह से अहमदाबाद की लगभग 10% पॉपुलेशन अपनी जान गंवा चुकी थी, राइट? तो ये आप सिचुएशन समझ रहे हैं कि 1917 के टाइम पे प्लेग एपिडेमिक है, इतना ज्यादा मॉनसून की वजह से फसलें खत्म हो चुकी हैं. तो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन ऑफ द पीपल एट दैट टाइम इन अहमदाबाद. अब हुआ क्या? अब आप सोचिए कि जब ऐसा होगा तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जो वर्कर्स है, मतलब जो मिल ओनर्स थे, अलग अलग मिल के ओनर्स थे, उनके आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि जो वर्कर्स हैं उनको रोक के रख पाए, वो छोड़ के ना जाएं काम को. तो क्योंकि वो चाहते थे मिल ओनर्स की, जो टेक्सटाइल मिल ओनर्स थे बेसिकली, वो नहीं चाहते थे कि जो एम्प्लॉयज हैं वो उनकी मिल्स को छोड़ के जाए, वर्कर्स एम्प्लॉय जो है मिल को छोड़ के जाए. इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा बोनस देते हैं कि भाई अगर आप इस सिचुएशन में भी हमारे यहाँ काम करने आएंगे तो आपको बोनस मिलेगा. इसी को कहा गया प्लेग बोनसेस, राइट? तो आप कई बार जब पढ़ते होंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक तो उसके लिए एक इशू बोला जाता है कि क्या इशू था? प्लेग बोनस था. तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि प्लेग बोनस क्या था. तो ये अप्रोक्सीमेटली जो वर्कर का वेज था, यानी वर्कर की जो सैलरी थी, उसका अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास था. तो उस टाइम पे उन्होंने, यानी कि 1917, अगस्त 1917 से यू कैन से जनवरी 1918 तक उन्होंने बेसिकली उनको ये प्लेग बोनसेस देने का प्लान बनाया वर्कर्स को, ताकि वर्कर्स को जो है काम छोड़ के जाने से रोका जा सके, राइट? ये सिचुएशन आपको समझ में आई? अब आप सोचेंगे कि प्लेग बोनस जब वो दे रहे हैं तो फिर इशू क्या है? अब इशू बाद में आता है. हुआ क्या उस टाइम, अगर आप ध्यान देंगे तो, क्योंकि हम 1918 की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी समय चल रहा था. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से भी उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन थी वो बहुत ज्यादा थी. देखिए हुआ क्या, पहले ये प्लेग वगैरह एपिडेमिक आ गया, आके वो खत्म भी हुआ, लेकिन जो सिचुएशन थी वो ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि सिचुएशन को और ज्यादा खराब करने वाली थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो रखा था कि जो आपके फूड ग्रेन्स, क्लॉथ या जो भी अदर बेसिक नेसेसिटीज होती हैं उसके भी प्राइस डबल हो चुकी थी. तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक जो कॉमन किसान है उसकी क्या सिचुएशन होगी, राइट? अब अगेन हमें तो ये समझ ही नहीं आया कि रीजन क्या था मिल स्ट्राइक का. देखिए हुआ क्या, जैसे जैसे आपका प्लेग एपिडेमिक खत्म होने लगा तो जनवरी 1918 के आते आते जो एम्प्लॉयर्स थे, यानी जो मिल ओनर्स थे, उन्होंने ये अनाउंस करना शुरू किया कि भाई, क्योंकि हम लोगों ने तो ये बोनस शुरू किए थे क्योंकि उस टाइम पे प्लेग था, बट अब क्योंकि प्लेग खत्म हो रहा है तो अब हम लोग ये जो प्लेग बोनसेस आपको दे रहे हैं हम उसको अब डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं. बट आप सोचिए कि प्लेग तो खत्म हो गया, बट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नाम का प्लेग था वो उस टाइम पे अभी भी था. तो जो सिचुएशन थी वर्कर्स की वो बहुत ज्यादा खराब थी. दे डिडंट हैव मनी और इतना ज्यादा इन्फ्लेशन था कि उनके जो वेज उन्हें मिलते अगर ये बोनस हट जाते तो शायद वो अपनी 2 टाइम का खाना भी नहीं खा पाते. ठीक है, तो ये जो सिचुएशन थी इसकी वजह से वर्कर्स ने क्या डिमांड की, वर्कर्स ने कहा कि नहीं भाई, हमको तो 50%
जो हमें वेजेस मिल रहे हैं, आप हमें उसका 50% अभी हमें चाहिए एज अ बोनस, राइट। अब यानी कि जो डिमांड थी, वो डिमांड क्या थी कि उनके जो वेजेस हैं उसको 50% से बढ़ाया जाए। आप समझ पा रहे हो क्या डिमांड है। तो इस डिमांड को लेके फिर आगे जाके आपकी जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, स्ट्राइक शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मिल ओनर्स थे वो कह रहे थे कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ आपको 20% का वेज हाइक दे सकते हैं, हम ये 50% वेज हाइक नहीं देंगे। अब वर्कर्स की डिमांड थी 50%, मिल ओनर्स देने को तैयार है 20%, तो ऑब्वियस सी बात है देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। और इसी वजह से इस कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी, वो स्ट्राइक पे चले गए। अब जो वर्कर्स के और मिल ओनर्स के बीच का रिलेशन था वो बद से बदतर होता जा रहा था, बिकॉज जो वर्कर्स थे वो डिमांड से अपनी मतलब अपनी डिमांड छोड़ नहीं रहे थे, और मिल ओनर्स भी अपनी जिद नहीं छोड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि हम तो बस 20% ही बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे जो मिल ओनर्स थे उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने धीरे धीरे ये जो वर्कर्स थे उनको निकालना शुरू किया काम से, कि भाई आप निकल ही जाओ। क्योंकि वो धीरे धीरे डिसाइड करने लगे कि हम एक काम करते हैं, हम बम्बई से जो है वीवर्स को लेके आते हैं। अब जब ये सिचुएशन देखी तो जो जो वर्कर्स थे उन्होंने वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और परेशान होने के बाद वो क्या किया, वो जाते हैं अनुसुया साराभाई के पास। तो अनुसुया साराभाई बेसिकली कौन थी, वो उन बेसिकली अंबालाल साराभाई की सिस्टर थी। अब आप पूछेंगे अंबालाल साराभाई कौन थे। तो बेसिकली अंबालाल साराभाई वाज वन ऑफ द मिल ओनर्स, और उस टाइम पे जो अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन थी उसके प्रेसिडेंट भी अंबालाल साराभाई थे। लेकिन इस सब के बावजूद जब ये जो वर्कर्स थे ये अनुसुया साराभाई के पास अनुसुया जी के पास मदद मांगने के लिए गए, तो अनुसुया जी ने, क्योंकि वो एक सोशल वर्कर थी, उन्होंने उनकी हेल्प करने के लिए वो तैयार हो गई। अच्छा, यहाँ एक इंफॉर्मेशन विच यू कैन इवन नोट डाउन कि लेटर ऑन आफ्टर दिस मिल स्ट्राइक एंड ऑल 1920 में अनुसुया जी ने एक अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी स्थापित की थी 1920 में। सो दिस इज एक्चुअली नॉट रिलेटेड विद दिस Ahmedabad mill strike, but I think you should know this. Okay, so later on she formed Ahmedabad mill strike, Ahmedabad Textile Labor Association, right? तो हम कहाँ थे, हम बात कर रहे थे अनुसुया साराभाई के पास वर्कर्स मदद मांगने के लिए जाते हैं और अनुसुया जी भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब अनुसुया जी जब when she was trying to find the solution to this problem, तो वो क्या करती हैं, वो बेसिकली जाती हैं गांधी जी के पास। ठीक है, क्योंकि गांधी जी एक ऐसे इंसान थे जिसकी दोनों रेस्पेक्ट करते थे, वर्कर्स भी और मिल ओनर्स भी। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी से बेटर यहाँ पे कोई और नहीं होंगे। तो इन्होंने गांधी जी के पास गई, और गांधी जी के पास जाने के बाद उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज आइए और इंटरवीन करिए इस इशू में, एंड प्लीज इसका कुछ एक सोल्यूशन निकालने में हमारी मदद करिए। अब जो गांधी जी थे वो भी जो अंबालाल जी थे, अंबालाल जी के गांधी जी भी अंबालाल जी के फ्रेंड थे, लेकिन इसके बावजूद गांधी जी ने वर्कर्स का कॉज टुकअप करने के लिए हामी भरी। गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं इस इशू को देखता हूँ। ठीक है, अब अ, अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो बेसिकली जो इसके दो मेन लीड जो इसको अब करने वाले थे, एक तो गांधी जी और एक अनुसुया जी। बेसिकली अनुसुया वाज, यू कैन से दैट शी वाज वन ऑफ द चीफ लेफ्टिनेंट्स ऑफ गांधी इन दिस स्ट्रगल, राइट। सो अब बात क्या हुई, अब आपको पता है कि जो वर्कर्स थे वो 50% की आपकी डिमांड कर रहे थे, पर जो गांधी जी थे उन्होंने कुछ अपनी कैलकुलेशंस लगाई, एंड उन्होंने वर्कर्स से बोला कि भाई देखो, आप लोग ना 50% के बजाय 35% की डिमांड करो। ठीक है, 20% वो लोग देने को तैयार थे मिल ओनर्स, आपको ध्यान होगा। तो अब गांधी जी कहते हैं कि एक काम करते हैं, 35% की डिमांड करते हैं इंस्टेड ऑफ 50%। इसके अलावा गांधी जी ने मिल ओनर्स से बोला कि आप क्या करिए, साथ के साथ ये ध्यान रखिए कि हमारी जो स्ट्राइक है वो नॉन वायलेंट होनी चाहिए, यहाँ पे वायलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मतलब उन्होंने कहा कि हम लोग स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अपनी डिमांड को कम कर देंगे 50% से
कम करके हम उसे 35% पे ले आएंगे, लेकिन हम नॉन वायलेंट ही रहने वाले, मतलब वायलेंस हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। अब हुआ क्या, ये सारी चीजें चल रही थी, स्ट्राइक भी उन लोगों की चल रही थी, गांधी जी अब उन लोगों के साथ थे इस स्ट्राइक में। लेकिन इशू क्या था कि जो मिल ओनर्स थे उनके साथ कुछ नेगोशिएशंस आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। अब इस चीज को चलते अब नेगोशिएशंस नहीं बढ़ पा रही थी, और कहीं ना कहीं जो आपके वर्कर्स थे वो भी कहीं ना कहीं अपना, उनका भी मनोबल कम होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि भाई इतने टाइम से वो स्ट्राइक पे हैं और कुछ आपका आउटपुट नहीं मिल रहा है उनको। अब ऐसे में अब आपको पता है कि एक लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कभी भी जो उनके फॉलोअर्स हैं या फिर जिन लोगों को भी वो लीड कर रहे हैं उनका कभी भी उत्साह कम नहीं होने देते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जीत लीडर का काम होता है। देखिए, जीत हमेशा ग्रुप की होती है, राइट? जब साथ में हम मिलके काम करते हैं उसकी जीत होती है। एक लीडर भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो ये आती है कि जिन लोगों को वो लीड कर रहे हैं उनको कभी हार ना मानने दें। तो यहीं पे गांधी जी का बहुत बड़ा रोल आया, जब गांधी जी ने ये देखा कि जो मिल स्ट्राइक सॉरी जो वर्कर्स हैं उनका धीरे धीरे आत्मबल कम होता जा रहा है। तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने खुद एक फास्ट रखा, फास्ट अनटू डेथ रखा। और क्योंकि ये उनका पहला ऐसा फास्ट था, इसीलिए इसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी बोला जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में इसको क्यों फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बोला है। तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए गांधी जी ने खुद जो है ये फास्ट रखने का निर्णय लिया। अब गांधी जी बैठ गए हैं फास्ट पे। ठीक है। अब हुआ क्या कि इसकी इसने काफी ज्यादा प्रेशराइज किया मिल ओनर्स को। ठीक है। क्योंकि अब एक बहुत बड़े लीडर, ठीक है, जिनके मतलब जिन लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और वो तामरण अनशन पे बैठे हैं। अब क्योंकि वो ऐसे अनशन पे बैठे हैं, अब इससे हो सकता है कि जो अ, मतलब अगर गांधी जी को कुछ भी हुआ, तो ये मिल ओनर्स को समझ में आ रहा था कि अगर गांधी जी को कुछ भी हुआ तो लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो ये इस चीज ने काफी एक प्रेशर भी क्रिएट किया मिल ओनर्स के ऊपर, और मिल ओनर्स अब तैयार हो गए किस चीज के लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, ना आपकी ना हमारी, हम एक काम करते हैं, हम इस इशू को ट्राइब्यूनल में लेके चलते हैं। तो उन्होंने फाइनली इस इशू को ट्राइब्यूनल में आपका सबमिट किया। अब ट्राइब्यूनल में जो भी उसकी कार्यवाही थी वो चली, और कार्यवाही चलने के बाद जो इसका रिजल्ट हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि फाइनल वर्डिक्ट ये आता है कि जो ट्रिब्यूनल था वो तैयार हो गया कि हाँ भाई, तो 35% राइस की डिमांड है, वेज हाइक की डिमांड है, वो रीजनेबल है, एंड ये मिल ओनर्स को, वर्कर्स को देनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जीत होती है गांधी जी की और उन सभी वर्कर्स की, और अनुसुया साराभाई की भी। ठीक है। तो दिस इज व्हाट द स्टोरी इज। अगर मैं समरी की बात करूं तो हमने बात की अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, विच हैपेंड इन 1918। इसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी हमने जाना। इसको गांधी जी ने लीड किया था। इसकी की फिगर थी अनुसुया साराभाई। इशू क्या था, प्लेग बोनस और वार टाइम इन्फ्लेशन वगैरह। थर्ड वर्स की वर्कर्स की जो डिमांड थी वो थी आपकी 50% राइज होना चाहिए वेजेस में, जबकि गांधी जी ने फिर उन्हें एडवाइस किया 35% राइज पे। एंड रिजल्ट आप सभी को पता है, जीत हुई गांधी जी की। So this is all in this video. Thank you so much for watching. But please don't forget to like and comment and subscribe to the channel. Thanks a lot. Take care. Bye bye.